हेलो एस्पिरेंट्स। तो अभी बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एंड दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। अभी कुछ दिनों से ये टॉपिक जो है न्यूज़ में था और इससे एक दो इसमें इश्यूज थे, जैसे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी एक डिस्प्यूट था। तो इन सारे जितने भी ये इश्यूज थे, इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले बेसिक पे चलते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, और उसके बाद फिर हम आएंगे कि अभी रिसेंटली जो है वो इशू क्या था न्यूज में जो चल रहा था। तो इसको अगर समझें, देखिए अगर इंडस रिवर सिस्टम को देखें, मतलब इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ कि अगर भारत के मैप में देखें तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडस रिवर आती है, सिंधु नदी आती है, उसके अलावा यहाँ से जो है ये झेलम नदी आगे, और फिर चिनाब नदी में जाके ये झेलम नदी मिल जाती है। लेकिन ये जो रीजन है, कश्मीर वाला रीजन, यहाँ से किशन गंगा रिवर निकलती है, और ये किशन गंगा रिवर जो है ये पाकिस्तान रीजन में जाके फिर झेलम में मिल जाती है। तो अभी आपने ये समझना है कि जो किशन गंगा रिवर है ये झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, और झेलम आगे फिर इंडस में जाके मिलती है, यानी कि झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अब इस किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है, और इस पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो इंडिया बना रहा है, जिसे बोलते हैं किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एक इशू तो ये है, और दूसरा इशू ये जो मैंने आपको चिनाब रिवर बताई, इसी चिनाब रिवर में J&K में किश्तवाड़ वाले रीजन में एक और डैम दैट इज रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड बैंक में क्वेश्चन रेज किया था। तो वही डिस्प्यूट जो है अभी हमने समझना है। लेकिन दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए, दोनों ही यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में ये बेस्ड हैं, और एक का नाम किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि किशन गंगा नदी के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दूसरा रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चिनाब रिवर में किश्तवाड़ वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये बेस्ड है। और दोनों ही जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे डिस्प्यूट रेज किया था, जिसके कारण जो है ये मामला वर्ल्ड बैंक में गया। ये तो बेसिक इंडस रिवर सिस्टम की मैंने जानकारी दी। अभी चलते हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी, उस बेसिक्स में चलते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, और अभी जो है फिर विवाद उस पर क्यों आया। देखो, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी कि आप वैसे समझिए कि नदियां मोस्टली पहले भारत में ओरिजिनेट होती हैं या फिर भारत में एंटर करती हैं। अगर सतलुज, पूरी इंडस रिवर सिस्टम को हम समझें, इसमें सतलुज और इंडस नदी, इन दोनों को अगर निकाल दें तो बाकी नदियां सब भारत में ही ओरिजिनेट होती हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जाती हैं। और अगर इंडस और सतलुज की बात करें, ये भले ही ओरिजिनेट तिब्बत रीजन में होती है, उसके बाद इंडिया में एंटर करती है, और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। तो ये कंप्लीट जो इंडस रिवर सिस्टम है, जिसमें इंडस रिवर और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, ये भारत से ही बाद में पाकिस्तान में जाती है। इसलिए जब देश का विभाजन होता है, जब पार्टीशन होता है 1947 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने डिमांड रेज की कि इन फ्यूचर इंडिया कभी जो है अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो नदियों का पानी जो है रोक सकता है या डाइवर्ट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान जो कि एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, उनको कई तरह के एग्रीकल्चरल इश्यूज या इरिगेशनल इश्यूज वहां पे हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 9 इयर्स तक एक नेगोशिएशन चलती है। 1951 से 1960 तक ये नेगोशिएशन चलती है, एंड दिस नेगोशिएशन वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। और फाइनली जब ये नेगोशिएशन एकदम कल्मिनेट होती हैं, और उसमें कराची में फाइनली इस एग्रीमेंट पे साइन होता है, और उसके बाद ही जब ये एग्रीमेंट पूरी तरह से तैयार हुआ तो इसे बोला गया इंडस वाटर ट्रीटी। तो कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं। यानी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये साइन होती है 19 सितंबर 1960 में, कराची में ये साइन होती है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के मध्य साइन हुई। देन सिग्नेटरीज की बात करें तो भारत की तरफ से उसमें के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट अयूब खान जो है वो इसमें शामिल थे, और दोनों सिग्नेटरीज थे इस ट्रीटी के, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करवाई थी। देन इस ट्रीटी के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग जो है दो शर्तें थी जो मैंने आपको बताया, कि अगर इंडस रिवर सिस्टम को देखें तो ऊपर की 3 नदियां, यानी कि इंडस, इंडस के बाद झेलम, और झेलम के बाद चिनाब। तो इंडस, झेलम और चिनाब, ये जो तीनों रिवर्स हैं, इनको नाम दिया गया वेस्टर्न रिवर्स। और उसके बाद आगे यानी कि ये रावी, ये ब्यास, और ये सतलुज, जो पंजाब में दोनों ब्यास और सतलुज मिलती है हरिके में, फिर आगे जाके जो है ये सब चिनाब में जाके मर्ज कर जाती हैं। और उसके बाद ये चिनाब आगे जाके यहाँ पे कराची में अरब सागर में जाके मिल जाती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि
टोटल इंडस, ये 6 रिवर्स यानी कि इंडस एंड 5 ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, इनको 2 रिवर सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया। वन इज वेस्टर्न रिवर्स एंड अदर वन इज ईस्टर्न रिवर्स। तो जो टॉप 3 होंगी यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, इनको बोला गया वेस्टर्न रिवर्स, और जो बाद की 3 थी यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज, इनको बोला गया ईस्टर्न रिवर्स। तो इन नदियों में ऐसा डिवीजन हुआ कि जो वेस्टर्न रिवर्स होंगी, इनका कंप्लीट जो वाटर होगा ये पाकिस्तान के यूज के लिए छोड़ दिया गया। मतलब पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी पानी यहाँ पे यूज कर सकता है डेफिनेटली, क्योंकि नदियां एक बार पाकिस्तान में एंटर कर गई तो उसके बाद तो ये समुद्र में ही मिलनी है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान के लिए हो गया। मतलब इन 3 नदियों में इंडस, झेलम और चेनाब जो है, इंडिया कोई बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। हालांकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहते हुए पानी में ही, मतलब जिसमें एक बहुत बड़ा डैम ना बनाना पड़े, जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होते हैं वो अलाउ थे, लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस। तो इन 3 नदियों का पानी अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से पाकिस्तान के लिए होगा, और जो रावी, ब्यास और सतलुज हैं, जो ईस्टर्न रिवर जिनको बोला गया, इनका जितना मर्जी पानी चाहे तो भारत इस्तेमाल कर सकता था। ये उस ट्रीटी की शर्तें हैं। देन अगर ओवरऑल वाटर देखें तो लगभग 70%, इससे ज्यादा ही है लगभग, इतना पानी जो है ये ओवरऑल इन 6 नदियों का पानी देखें तो 70% ये पाकिस्तान के फेवर में है, और टोटल पानी देखें तो 30% वो इंडिया के फेवर में है। क्योंकि ये जो नदियां हैं रिवर, ब्यास और सतलज, इनमें कंपैरेटिवली उतना पानी नहीं है जितना वेस्टर्न में है, यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब में है। इसलिए ओवरऑल अगर देखें तो 70% के अराउंड जो वाटर है ये पाकिस्तान के फेवर में हुआ, और 30% जो वाटर है ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज यानी कि भारत इस पे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रीटी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ही फेवर में ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक लोअर राइपेरियन स्टेट थी और उन्होंने काफी उसमें जो है दबाव बनाया, और वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज को समझा और उन्होंने जो है इस तरह से ये एग्रीमेंट किया उस टाइम के हिसाब से। देन अब देखो, इसमें रिसेंट जो इश्यूज हैं वो इश्यूज मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। एक किशन गंगा रिवर पे जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, तो झेलम हो गई वेस्टर्न रिवर, और दूसरा चेनाब पे रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और चेनाब हो गई, ये भी एक वेस्टर्न रिवर ही हुई। तो इन 2 वेस्टर्न रिवर्स में यानी कि झेलम की ट्रिब्यूटरी किशन गंगा और दूसरी चेनाब, यहाँ पे हो गया ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और यहाँ हो गया रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जब इंडिया ने इस पे काम शुरू किया तो पाकिस्तान ने जो है ये डिस्प्यूट रेज कर दिया वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि ये ट्रीटी ब्रोकर करवाई गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे अलग अलग क्लॉज बनाए हैं ट्रीटी के, जिसके अंडर कंप्लीट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है कि अगर इन फ्यूचर कोई कंट्री इन इस ट्रीटी की शर्तों के खिलाफ जाती है तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है उसमें उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाएगा। तो फिर अभी इस पे कैसे ये डिस्प्यूट रेज हुआ और पाकिस्तान के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वो अभी बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने वो मैकेनिज्म क्या बनाया है कि अगर डिस्प्यूट आता है दोनों नेशंस में तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या है कि कैसे वो डिस्प्यूट रिजोल्व होगा। फिर समझेंगे कि अभी जो रिसेंट डिस्प्यूट था वो किस बात को लेके था। तो देखिए, डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो क्या है। पहला तो तीन, मतलब 3 टीयर सिस्टम है इसमें, यानी कि एक तो दोनों देशों को मिलके एक परमानेंट परमानेंट इंडस कमीशन ये बनाना पड़ेगा। मतलब इस पीआईसी में, परमानेंट इंडियन इंडस कमीशन में, भारत और पाकिस्तान बोथ नेशंस के मेंबर इसमें शामिल होंगे, और जो कि समय समय में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे कि भारत कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाला है, वो प्रोजेक्ट कैसा होगा, वो मतलब उसकी टाइमलाइन क्या होगी, कितने फीट का डैम भारत उस पर बनाएगा, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिवर से संबंधित, ये दोनों कंट्रीज के मेंबर होंगे और वो बनाएंगे परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ये है, तो ये तो हो गया पहला स्टेप, परमानेंट इंडस कमीशन। अब अगर कभी इन फ्यूचर इस इन नदियों को लेके कोई डिस्प्यूट आता है, यानी कि वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स का जो मैंने आपको पूरा मामला बताया, तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूट आएगा वेस्टर्न रिवर्स के लिए, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के फेवर में दी गई हैं विद सर्टेन कंडीशंस। तो भारत उस पर कोई बड़ा डैम नहीं बना सकता है। अगर भारत ऐसी कोशिश करता है तो पाकिस्तान फिर एक डिस्प्यूट रेज करेगा वर्ल्ड बैंक के पास ऑब्वियसली। तो एक 3 स्टेप मैकेनिज्म बनाया गया है, 3 टीयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें अगर ये विवाद आता है, डिस्प्यूट आता है, तो सबसे पहले ये डिस्प्यूट जाएगा पीआईसी के पास, यानी कि ये जो म्यूचुअली एक परमानेंट इंडस कमीशन मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले डिस्प्यूट इनके पास जाएगा पीआईसी के पास। अगर इनसे रिजॉल्व नहीं हुआ अपने लेवल पे, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के लेवल पे, क्योंकि दोनों देशों के मेंबर इसमें इन्वॉल्व हैं,
अगर म्यूचुअल लेवल पे ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसके बाद कोई भी पार्टी भारत या पाकिस्तान से, मतलब जो मेनली प्लेंटिफ है इसमें, जो कंप्लेंट रेज करती है, वो वर्ल्ड बैंक में जा सकती है। वो वर्ल्ड बैंक के लिए बोल सकती है, यानी कि बीच में इंटरवीन करने के लिए। तो फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट वो इस पे अपॉइंट किया जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म ये हुआ। तो पहला पीआईसी, परमानेंट इंडेक्स कमीशन, और दूसरा है न्यूट्रल एक्सपर्ट। और न्यूट्रल एक्सपर्ट कौन व्यक्ति होगा? यानी कि ऑब्वियसली एक हाईली क्वालिफाइड एक इंजीनियर होगा, जिसको उन टेक्निकल स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज होगा। यानी कि अभी जो ये मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बताए, किशन गंगा और रातले, इनके डिजाइन को लेके पाकिस्तान ने डिस्प्यूट रेज किया। तो फिर उस डिजाइन को समझने के लिए उसी फील्ड का एक व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर होना चाहिए जिसको डैम्स और उनसे संबंधित नॉलेज हो, तो कि जो आके सर्वे करे और फिर वो बताएगा कि ये जो भी इंडिया डैम बना रहा है ये उस ट्रीटी को ब्रीच करेगा या नहीं। तो फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया जाता है, जो कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर व्यक्ति होता है, जो इस बार अपॉइंट किया गया है। माइकल लिनो उनका नाम है, अभी समझेंगे। और तीसरा, अगर यहाँ पे रिजोल्व नहीं हुआ और न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी रिजोल्व नहीं हुआ, तो जो थर्ड स्टेप है, इट इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि इसमें क्या होगा, जो कंप्लेंट रेज करने वाली पार्टी होगी, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान को इशू है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक पे जाता है और पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट के जो डिसीजन है उससे सहमत नहीं है, और पाकिस्तान फिर वर्ल्ड बैंक के पास फिर अपील करता है। तो अब वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट करेगा। अब देखो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी जगह लिखा है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो द हेग में बेस्ड है, नीदरलैंड में बेस्ड है, वहां जाएंगे। वहां जरूर जाएंगे, लेकिन देखो उसका इशू क्या है। डायरेक्टली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं जाना है। जो भी कंप्लेनिंग जो भी कंप्लेनिंग नेशन है, वो तो वर्ल्ड बैंक के पास ही अपनी पेटिशन जो है वो दाखिल करवाएंगे, अपनी पेटिशन वहां देंगे। फिर वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक पैनल बनाएगा। यानी कि यहां इस केस में तो ये था कि वर्ल्ड बैंक ने एक व्यक्ति को भेजा जो न्यूट्रल एक्सपर्ट था। यानी कि ना वो भारत को फेवर करेगा, ना पाकिस्तान को फेवर करेगा। वो एकदम न्यूट्रल व्यक्ति होगा, उसे जो सही लगेगा वो अपना फैसला देगा। लेकिन अगर इसकी जजमेंट से सहमत नहीं है, तो नेक्स्ट जो मामला जाएगा, ये जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। यानी कि वर्ल्ड बैंक एक ऐसा कोर्ट अपॉइंट करेगा, कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा, और वो लोग जो हैं निष्पक्ष होकर अपनी जजमेंट देंगे, मतलब अनबाइस्ड मैनर में वो अपनी जजमेंट देंगे। लेकिन अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और ये पीसीए वाला विवाद क्या है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो वर्ल्ड बैंक ही अपॉइंट करेगा, यानी कि ऐसा एक न्यूट्रल कोर्ट बनाएगा जिसमें ना भारत का व्यक्ति होगा ना पाकिस्तान का व्यक्ति होगा। जो फैसला लेने के लिए जजेस अपॉइंट होंगे वो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा। तो वो अलग अलग देशों से जो है उसके लिए लोग सिलेक्ट कर सकता है। तो उस कोर्ट को जो डिसाइड करेगा उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पर जहां पे भी ये केस चलेगा, जहां पे मीटिंग होगी, उसके लिए फिर प्लेटफॉर्म कहां पे है? तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है, ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है जो द हेग नीदरलैंड में बेस्ड है। तो इस पीसीए का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि पीस पैलेस, पीसीए का हेडक्वार्टर बेस्ड है पीस पैलेस, जो है द हेग नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में हेग में पीस पैलेस जो मेन बिल्डिंग है, जो हेडक्वार्टर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, तो वो एक सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करेगा इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मामला खुद पीसीए के पास नहीं जाएगा। यानी कि अगर आज पाकिस्तान को इशू है किसी, मान लो यहां इशू सॉल्व नहीं हुआ, न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो पाकिस्तान सीधा पीसीए के पास नहीं जाएगा, वो तो वर्ल्ड बैंक में ही अपनी पेटिशन दाखिल करेगा। वर्ल्ड बैंक एक कोर्ट बनाएगा आर्बिट्रेशन के लिए, कुछ लोग उसमें सिलेक्ट करेगा, वो उस केस को आगे उसकी छानबीन करेंगे। लेकिन ये बैठेंगे कहां पे, उनके लिए सेक्रेटेरिएट का काम कौन करेगा? तो प्रॉपर जो बिल्डिंग है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, पीसीए की, हेग में जो बेस्ड है नीदरलैंड में, तो वो इसके लिए एक सेक्रेटेरिएट का काम करता है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। और साथ में इसमें एक एक प्रोविजन है, यानी कि IWT मींस इंडस वाटर ट्रीटी डज नॉट हैव अ यूनिलैटरल एग्जिट प्रोविजन। यानी कि कोई भी एक देश फिर इससे बाहर नहीं हो सकता है। अब ये ट्रीटी साइन तो हो गई है, लेकिन अब इससे ऐसे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। दोनों देशों को म्यूचुअली बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही एक नेशन इससे एग्जिट कर पाएगा। तो ये तो हो गया डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। मैंने आपको समझाया कि ये ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर की गई थी, और उसमें ईस्टर्न वेस्टर्न रिवर का पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। वेस्टर्न जो रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के फेवर में है, ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया के फेवर में है। जितना पानी चाहे इंडिया ईस्टर्न रिवर का इस्तेमाल कर सकता है, और वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो पाकिस्तान में ही जाएगा। वेस्टर्न रिवर्स भी और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी।
लेकिन कुछ रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया बना सकता है, ऐसा उसमें प्रोविजन है। और कभी डिस्प्यूट आ गया तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। पहला परमानेंट इंडस कमीशन जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों के मेंबर होते हैं। दूसरा न्यूट्रल एक्सपर्ट जो वर्ल्ड बैंक नियुक्त करेगा, वो अपॉइंट करेगा, जो कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर रहता है, जो स्ट्रक्चर को समझने की जो है एक्सपर्टीज उसके पास है। और तीसरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, सीओए इसको बोलते हैं। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट वर्ल्ड बैंक करेगा, पर उसके लिए सेक्रेटेरिएट का काम करेगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग नीदरलैंड में बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अगला जो प्रोविजन है, देखो इश्यूज। अब इश्यूज क्या थे, ये दो प्रोजेक्ट में तो इशू थे, मैंने आपको समझा दिया। इनकी कुछ बेसिक डिटेल्स। जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये लगभग 330 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, और ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लोकेटेड है। उसमें ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट जैसे अगर मैप में आप देखें, ये इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर में ये झेलम नदी जाके मिलती है, और उसमें झेलम नदी में किशन गंगा मिलती है। तो किशन गंगा में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और किशन गंगा बाद में जाके झेलम में ही मिल जाती है। तो पाकिस्तान ने डिस्प्यूट रेज किया है कि किशन गंगा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इंडिया पानी उससे ज्यादा रोक लेगा, और फिर पाकिस्तान जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, तो उनके लिए उनकी जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज होंगी। ऐसा पाकिस्तान ने डिस्प्यूट रेज किया है। सेम डिस्प्यूट इन्होंने रातले प्रोजेक्ट के लिए रेज किया है। रातले जो प्रोजेक्ट है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन चिनाब रिवर के ऊपर ये है, और ये लगभग 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। किश्तवाड़ वाले रीजन में ये लोकेटेड है। दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो दोनों वेस्टर्न रिवर्स में है, तो पाकिस्तान का डिस्प्यूट भी जायज है। लेकिन अभी समझते हैं विवाद क्यों है। देखो, अब इंडिया का इसमें स्टैंड क्या है। इंडिया बोलता है कि भारत ने भले ही इसका पानी यूज किया है, लेकिन ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर यानी कि बहुत बड़ा डैम बना के पानी रोका नहीं गया है, या डैम बना के पानी इधर उधर डाइवर्ट नहीं किया है। यानी कि पानी अल्टीमेट जाना तो पाकिस्तान में ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चिनाब नदी है, चिनाब रिवर है, जो बाद में पाकिस्तान में एंटर करेगी, और मान लो यहाँ जे में इंडिया ने रात्रे प्रोजेक्ट इस पे बना दिया, तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। यानी कि जैसे भाखड़ा या टीरी डैम है कि मतलब बहुत ज्यादा पानी उस पर रोका गया है, उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। जो बहता हुआ नदी का पानी है, उसी स्लोप को इस्तेमाल करके थोड़ा छोटा मोटा रिजर्वायर बना के जो है उसी पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा कोई सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है जिसको इंडिया रोकेगा या इधर उधर डाइवर्ट करेगा। तो जो नेट फ्लो है पानी का, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान में ही जाएगा। यानी कि पानी जो है यही बहता हुआ पानी इस्तेमाल करके बाद में पानी पाकिस्तान चला जाएगा, विदाउट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। तो फिर इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को कि भारत जो है एक डैम बनाएगा और उससे पानी पाकिस्तान में कम जाएगा, क्योंकि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। और उसी तरह दूसरा जो है, ये अगर इसको देखें, जो मैंने आपको किशन गंगा वाला इशू बताया, तो किशन गंगा वाला जैसे ये इंडस रिवर हो गई, और इंडस में ये किशन गंगा जो यहाँ पे झेलम में मिलती है, ये मान लो, रियली सॉरी, इसको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। जैसे ये हो गई इंडस रिवर, और ये हो गई झेलम रिवर। तो झेलम में ये हो गई इधर किशन गंगा। तो किशन गंगा पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, जहां इसको नीलम बोल देते हैं। हालांकि पीओके वाले रीजन में ही मिल जाती है वैसे तो फिर इस पे इंडिया एक डैम यहां बना रहा है, दैट इज किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी हुई किशन गंगा, और झेलम एक वेस्टर्न रिवर है जो आपको मैंने बताया। तो अगर इंडिया इसमें एक डैम बना भी ले, तो इंडिया का स्टैंड ये है कि ये भी एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। यानी कि बहुत बड़ा डैम बना के इस पानी को रोका नहीं जाएगा और ना ही डाइवर्ट किया जाएगा। तो अगर इंडिया एक डैम बना भी लेता है, रन अगर छोटा मोटा रिजर्वायर बनाता भी है, तो कोई सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं होगा उस पानी का, और बाद में वो पानी जो है वो आगे ही पास करेगा, बिकॉज इट इज अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। और अल्टीमेटली ये नदी बाद में झेलम में मिल जाएगी, तो झेलम में नेट अमाउंट जो है उतना चला जाएगा पानी का। तो फिर ये इंडिया का स्टैंड है। एक तो ये दोनों चीजें हो गई। ये मैंने आपको बताया 330 मेगावाट, और जो रातले प्रोजेक्ट है ये चिनाब नदी पे है, और ये है 850 मेगावाट, जो दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन अभी है। एक तो ये विवाद है। अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्या था, न्यूज में क्यों था। अब ये इशू तो बहुत पुराने हैं, लगभग 2015 के आसपास के ये इशू हैं। लेकिन अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसकी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई है, यानी कि पाकिस्तान कुछ और चाहता है, इंडिया कुछ और चाहता है। हालांकि इंडिया का जो स्टैंड है वो एकदम जायज है। अभी हम समझेंगे कैसे। देखो, अभी हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, वो दोनों ही नेशंस मतलब चाहें तो वर्ल्ड बैंक में इशू रेज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने 2015 में, यानी कि 2015 में, पाकिस्तान ने क्या किया कि इंडिया के ये दोनों प्रोजेक्ट्स, इनके खिलाफ वर्ल्ड बैंक में इशू रेज किया, और कहा
कि परमानेंट जो इंडस कमीशन है उसकी मतलब उससे ये डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होगा, तो उन्होंने डिमांड की कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये इशू रिजोल्व होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 स्टेजेस हैं डिस्प्यूट रिजोल्व करने की। एक परमानेंट इंडस कमीशन जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों के मेंबर होंगे, और दूसरा मैंने आपको बताया न्यूट्रल एक्सपर्ट, वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक क्वालिफाइड इंजीनियर आएगा जिसको न्यूट्रल एक्सपर्ट बोलेंगे, और तीसरी स्टेज होगी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि वर्ल्ड बैंक एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नियुक्त करेगा, और जो कि एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो सेक्रेटेरिएट का काम इसके लिए करेगा। तो फिर ये तीनों चीजें, पीआईसी और ये न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब विवाद ये है कि जब पाकिस्तान ने 2015 में केस किया, तो उन्होंने उसमें डिमांड की थी कि उन्हें चाहिए न्यूट्रल एक्सपर्ट, उन्होंने उसमें डिमांड की थी कि उन्हें न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, और जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस है कि पीआईसी के बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट में ही जाना है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी डिमांड कैंसिल कर दी और बोला कि न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उन्होंने सीधे डिमांड रखी कि उन्हें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहिए जो कि इस केस को रिजोल्व करे। तो ऐसा उन्होंने उसमें कहा, लेकिन इंडिया ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि इंडिया ने कहा कि ये जो प्रोसेस बनी है कि पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा, अगर वहां रिजोल्व नहीं हुआ तो उसके बाद ये कंप्लीट इशू जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा। तो दोनों इंडिया और पाकिस्तान जो है इनमें इस तरह का इशू उसमें चला। अब फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही कंट्रीज की बात को माना, और वर्ल्ड बैंक ने एक पैरेलल मैकेनिज्म चला दिया। पैरेलल मैकेनिज्म यानी कि वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही नियुक्त कर दिए, दोनों ही अपॉइंट कर दिए। वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया, ये था, ये है माइकल लिनो, और दूसरा वर्ल्ड बैंक ने एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी अपॉइंट कर दिया। और जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए जो न्यूट्रल आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनके लिए सेक्रेटेरिएट का काम करता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो फिर वहां पे प्रोसीडिंग भी शुरू होगी 2022 के अराउंड। लेकिन इंडिया ने इन प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं लिया, इंडिया ने इन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इंडिया का स्टैंड था कि पहले मामला न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएगा, अगर वहां रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर आगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा, और वही एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और यही इंडस वाटर ट्रीटी की जो शर्तें हैं उस पर लिखा गया है। तो इंडिया जो है एकदम लीगल प्रोसेस से चल रहा था कि पहले यहां जाएंगे उसके बाद यहां जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने पहले खुद डिमांड रेज की थी न्यूट्रल एक्सपर्ट की, और बाद में फिर ये अपनी डिमांड खुद कैंसिल कर दी और सीधे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की उन्होंने डिमांड कर दी थी, और जिसके बाद मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने दोनों को अपॉइंट कर दिया था। तो ये तो पुराना मामला था। अभी आजकल न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट फिर भारत आया, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अभी मैंने आपको नाम बताया कि माइकल लिनो करके एक व्यक्ति है, ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जब भारत आया, मतलब इस एक्सपर्ट की क्या स्टेटमेंट थी, तो इस एक्सपर्ट ने इंडिया का ही साथ दिया। इसने ये कहा कि जो एक कंप्लीट प्रोसेस है वो यही है, यानी कि पहले पीआईसी और इसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट, और इसके बाद जो है फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि पीसीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जो मैंने आपको बताया। तो फिर इस बंदे ने, जो माइकल लिनो है, उसने भारत का ही इसमें साथ दिया। तो एक तरीके से जो है डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम इसको भारत की कह सकते हैं, कि भारत का जो तरीका था वो एकदम जायज था, वो एकदम लीगल तरीका था। हालांकि पाकिस्तान जो है सीधे इस तरीके को बाईपास करके डायरेक्टली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहता था। हालांकि अभी पूरे केस की जजमेंट नहीं आई है, पर इस न्यूट्रल एक्सपर्ट ने, माइकल लिनो ने कहा है कि अब पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी कि खुद माइकल लिनो इस केस को एडजुडिकेट करेगा, और अगर कोई उससे बाद में एग्री नहीं किया तो वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है। फिर अभी समय लगेगा माइकल लिनो को, अभी जांच चल रही है, और उसके बाद जब ये कंप्लीट रिव्यू कर लेगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, तो उसके बाद बताएगा कि इसमें मतलब भारत गलत है या फिर पाकिस्तान गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने डिस्प्यूट रेज किया है इंडिया जो ये प्रोजेक्ट बना रही है उसके डिजाइन को लेकर। तो फिर ये इनको एनालाइज करेगा कि वो डिजाइन जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग है या उसको वॉयलेट करते हैं। तो फिर वो बात की बातें हैं, जिसके लिए एक 7 पॉइंट्स जो हैं, वो 7 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, कि पाकिस्तान ने 7 ऐसे टेक्निकल पॉइंट निकाले हैं जो उन डैम्स में वो बताते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी की शर्तों के खिलाफ है। फिर वो आगे का मामला है। तो अब नेक्स्ट इसमें यही है कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट कंप्लीट अपनी वहां पे जो है सर्वे करेगा, एनालिसिस करेगा, और उसके बाद ये अपनी फाइनल रिपोर्ट रखेगा, और कोई अगर उस रिपोर्ट से एग्री नहीं हुआ तब मामला जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी का कंप्लीट इशू। ये कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया कि 2015 में हुआ था, फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने अपनी वो पेटिशन वापस ले ली थी और सीधा उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की डिमांड की थी।
देन वर्ल्ड बैंक ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही नियुक्त कर दिया, दोनों अपॉइंट कर दिए, न्यूट्रल एक्सपर्ट एज वेल एज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। लेकिन इंडिया ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में जाने से मना किया और इंडिया ने कहा कि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। तो फिर वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट को भेजा और न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अभी कहा कि जो है इंडिया वाला पॉइंट सही है कि पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट ही रिजोल्व करेगा, फिर सीओए में जाएंगे। और इंडिया वेलकम द डिसीजन जो यहाँ मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है अब ये इवेलुएट करेगा कि जो 7 पॉइंट डिफरेंस है, 7 जो डिफरेंसेस हैं जो पाकिस्तान ने पॉइंट रेज किए हैं, फिर वो उसमें अपनी जजमेंट देगा। बाकी एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने मतलब 2024 में भी, 2024 में भी और 2023 में भी, उससे पहले, क्योंकि अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप देखें तो काफी इयर्स हो गए हैं, यानी कि 1960 में ये साइन हुई। 1960 की उसमें कि जैसे क्लाइमेटिकली जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग थी, रिवर्स में पानी का जो उसका जो फ्लो था वो उस जमाने के हिसाब से अलग था। अब अभी की जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो अलग है। तो इंडिया का मानना ये है कि अब बहुत साल हो गए हैं, 1960 की ये एक ट्रीटी है और अब वो समय है कि हमें इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए और इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, प्रेजेंट जो इस वक्त की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो इंडिया जो है एक दो बार पाकिस्तान को इस तरह के फॉर्मल नोटिस भेज चुका है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इसके लिए नहीं आया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।